हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको सुपरवाइज़र एएफओ और एफसीआई नाबार्ड इनकी फ्री क्लासेज जो हैं वो रेगुलर आपको मिलेगी। तो बहुत सी क्लासेस हैं सुपरवाइज़र की जो कि अभी हो चुकी हैं और ये हॉर्टिकल्चर की थर्ड क्लास है। इससे पहले भी हॉर्टिकल्चर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें एक क्लास में हमने पपाया पढ़ा था और एक क्लास में हमने जनरल हॉर्टिकल्चर का जो मटेरियल है उसकी जो ब्रांचेज़ हैं उनको कवर किया था। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गुआवा या फिर अमरूद के बारे में। तो इसमें क्या है, मैंने मिक्सअप मटेरियल रखा है इंग्लिश और हिंदी का, बिकॉज सुपरवाइज़र में हिंदी मीडियम है तो मैंने उसका हिंदी में ज़्यादा मैटर रखा है। ठीक है, तो ये जो क्लास है वैसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैंने सबसे, ये कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो गुआवा के बारे में बात करते हैं कि गुआवा जो है अमरूद जो क्रॉप है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, ओरिजिन क्या है यानी कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका लोकल नेम क्या है यानी कि इसे अलग अलग जगह पे है ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम साइंटिफिक नाम के बारे में या फिर वानस्पतिक नाम के बारे में बात करें तो पिसीडियम गवाजावा इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। फैमिली कौन सी है, इसकी मिटेसी फैमिली है। और इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, पेरू है, बट और इसके क्रोमोसोम नंबर 2n इजिकल टू 22 है। इसका लोकल नेम क्या है, माधुरी है, पीरा है, और कोया या फिर पुजाली या फिर फानास, अमरूद या फिर सेबू बी से बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेम ही इसके अंदर है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बिसिडियम गुआजावा, फैमिली मिरिटेसी, और 2n इजिकल टू 22 है, और ओरिजिन प्लेस अमेरिका। और इसका फ्रूट टाइप जो है वो क्या है, सर्ज प्रकार का। अब सर्ज टाइप का क्या होता है, बेरी बोलते हैं इसे। इसमें क्या है कि आपको ना ये कन्फ्यूज़न होगी, तो इसके लिए मैंने हॉर्टी की एक अलग से क्लास यानी कि लगाऊंगी। तो उसके अंदर क्या रहेगा, आपको ना जितने भी फ्रूट टाइप्स हैं और इनफ्लोरेसेंस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा किसका है, कहीं पैनिकल आ रहा है, कहीं सर्ज टाइप का फ्रूट आ रहा है, तो किसी का इनफ्लोरेसेंस पैनिकल टाइप का है, उसके अंदर क्या होती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो वो अलग अलग टाइप्स जो है ना उनके वो भी डेफिनेशन मैं आपको एक अलग क्लास में करवा दूंगी। तो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो खाने वाला जो भाग है यानी कि अमरूद का कौन सा पार्ट है जिसे हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुष्पाशन, या फिर जो फल बित्ती जो पेरिकार्प है उसे क्या करते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसे क्या है कि गरीब का सेब यानी कि एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या है, जेली बनाने के लिए इस फल का यूज़ किया जाता है यानी कि अमरूद का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो पैक्टीन है ना उसमें क्या है 1.5% क्या पाई जाती है, यानी पैक्टीन पाई जाती है इस फ्रूट के अंदर। पैक्टीन कितनी होती है, 1.5%, यानी कि अच्छी मात्रा के अंदर पैक्टीन होने की वजह से इसको जेली बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है अमरूद के फ्रूट को। और फिर बात करते हैं कि भारत में इसका आगमन कब हुआ, यानी ये फ्रूट जो है ये भारत में कब आया। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी के अंदर अमरूद जो है ना उसका आगमन हुआ इंडिया के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 16वीं सेंचुरी यानी शताब्दी के अंदर कौन सा फ्रूट आया, या फिर ये अमरूद जो है वो कौन सी शताब्दी के अंदर हमारे इंडिया के अंदर आया। तो कौन सी शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा देश है विश्व के अंदर फर्स्ट नंबर पे, अगर हम देश की बात करें तो भारत है। और भारत में भी कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो बेस्ट क्वालिटी के जो अमरूद हैं, जो आपने सुना होगा इलाहाबाद के अमरूद फेमस हैं, तो इलाहाबाद जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी के अमरूद का प्रोडक्शन करता है। इसकी एक वैरायटी भी है इलाहाबाद सफ़ेदा, जिससे क्या है बेस्ट उत्तम गुण वाले जो अमरूद हैं वो उनके फ्रूट जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात करें कि अपने राजस्थान में कौन सा राज्य है जहाँ पे अमरूद की खेती की जाती है, तो सवाई माधोपुर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अमरूद के जो फल होते हैं, जो फ्रूट हैं, उनमें एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है, 300 mg पर 100 ग्राम, यानी कि इतनी मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम में 300 mg जो है वो क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। तो ये अमरूद जो है वो विटामिन सी का भी क्या है, एक अच्छा सोर्स है। और जलवायु और मृदा की बात करें तो जैसे आपको पता होगा कोई भी क्रॉप है उसको क्या है, एक अलग से जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि सबके लिए अपनी खुद की अलग अलग सूटेबल क्लाइमेट है जिसके अंदर वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं।
तो बात अगर हम करें कि अमरूद कौन सी जलवायु या किस टाइप की सोइल के अंदर हम उसे सोन करें ताकि वो अच्छे से अपना जो टाइम पीरियड है वो निकाल सके, हमें अच्छे से प्रोडक्शन दे सके। तो अगर हम इसकी बात करें तो उष्ण या फिर उपोष्ण जलवायु का क्या है, ये एक फ्रूट है या फिर फल है। और इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ पे रहता है ना, वो टेम्परेचर अमरूद की ग्रोथ के लिए और अमरूद से अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए बेस्ट है, ये वाला जो टेम्परेचर है। और भंडारण के लिए अगर हम बात करें, यानी कि हमको क्या है, अमरूद को स्टोर करके रखना है, उसकी स्टोरेज करके रखनी है थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि अब ये तो है नहीं कि आज ही अमरूद निकाले तो सभी को आज ही खाना होगा, ये तो होता नहीं है। तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, मार्केट में उन्हें उतारा जाता है, उसके बाद में अलग अलग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये क्या रहता है कि उसे उसके लिए एक ऐसी यानी एक ऐसा टेम्परेचर रिक्वायर होता है जिसमें क्या होता है, वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे हम स्टोर करके रखें तो वो क्या हो, ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, भंडारण के लिए जो इसे टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोरेज के लिए, वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर होगा, ऐसे टेम्परेचर में इसे अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वार्षिक वर्षा जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे अमरूद के जो हैं प्लांट्स लगे हुए हैं उस एरियाज़ के अंदर, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वो इसके लिए क्या है, हार्मफुल होगी, अच्छी नहीं होगी। सोइल की अगर हम बात करें कि किस टाइप की मृदा के अंदर, किस प्रकार की सोइल के अंदर हम जो अमरूद की खेती कर सकते हैं, तो वैसे लगभग सभी सोइल्स के अंदर की जा सकती है। लेकिन अगर हम एक बेस्ट सोइल की बात करें कि कौन सी सोइल है जो कि सबसे अच्छी है, तो कौन सी है, दोमट मृदा है। और पीएच कितनी चाहिए होती है, 6.5 पीएच जिस एरिया की होगी उस एरिया में हम अमरूद को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पीएच मान लो जो हमारी पीएच है वो क्या है, 7.6 से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या है, उकटा रोग जो है ना उसके लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि 7.6 से ऊपर जैसे ही पीएच जाएगा तो उकटा रोग की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। और किस्मों की अगर हम बात करें तो किस्में इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सी वैरायटी जो है वो क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बहुत मैटर करती है कि आप सभी जितनी भी फसलें हैं ना सबके लिए क्या है, जबकि अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं उन सबको याद करो ट्रिक से। तो इसके लिए अलग से क्लास लगा दूंगी जिसमें क्या होगा कि आपको बाय ट्रिक याद करने के लिए, क्योंकि सभी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉप्स की याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, मिक्सअप हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग से ट्रिक से याद किया करो ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे, और बारी बारी से उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया करो ताकि आप भूलो नहीं। तो भारत में प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, इलाहाबाद सफ़ेदा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा। और उकटा प्रतिरोधी, यानी कि अगर उकटा रोग लग जाता है तो मतलब ऐसी कौन सी वैरायटी हमें सोन करनी चाहिए, कौन सी किस्म, जिससे कि क्या है, उकटा रोग लगने का डर ना रहे। तो लखनऊ 49 जो वैरायटी है ना, जिसे हम सरदार भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, तो ये क्या है, उकटा प्रतिरोधी है। और याद रखना ये दोनों जो है ना ये भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में, यानी कि ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं बीज रहित किस्म की, यानी ऐसी किस्म कौन सी है जिसमें क्या है, बीज नहीं पाए जाते, सीड नहीं पाए जाते। तो बेहद कोकोनट जो है क्या है, सीड लेस वैरायटी है। लाल गुद्दे वाली कौन सी वैरायटी है, जिनका जो गुद्दा है वो क्या होता है, लाल होता है, वो मिड वाला पार्ट जो वाइट हमने देखा था ऊपर वो क्या होता है, रेड होता है वाइट की जगह। तो कौन सी है, हफ्सी है। और फिर अर्का मृदुला है जो कि क्या है, एक बोनी किस्म है। और अर्का अमूल्य है, अर्का किरण है, और अर्का रश्मि। आपसे अर्का रश्मि और मृदुला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि अर्का मृदुला बताओ किसकी वैरायटी है। तो किसकी वैरायटी है, ये अमरूद की वैरायटी है। और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर है ना उसके द्वारा दो वैरायटी रिलीज की गई है, ललित और श्वेता। ललित पूछा गया है, ललित किसकी वैरायटी है, तो किसकी है, अमरूद की है। प्रवर्धन विधि कौन सी यूज़ की जाती है, यानी कि हमें अमरूद का न्यू प्लांट क्या करना है, जनरेट करना है, तो उसके लिए कौन से, यानी कि बीजों का यूज़ किया जाता है या फिर अमरूद का कोई पुराना प्लांट है उसी के किसी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है, तो वो प्रवर्धन मेथड है। यानी कि न्यू प्लांट्स को जनरेट करने के लिए किस सोर्स को हम काम में लेते हैं। तो प्रवर्धन विधि की अगर हम बात करें तो स्टूलिंग या फिर जो ग्राउंड लेयरिंग है
उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्राउंड लेयरिंग या फिर स्टूलिंग का यूज़ किया जाता है। तो 1 सेकंड, ये देख लो आप, स्टूलिंग या फिर ग्राउंड लेयरिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये आपका जो प्लांट है ना, इसके पास में से क्या होता है, ये जो मिट्टी है यहाँ पे चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है इस पोर्शन के अंदर क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन होने लगेगा। और जैसे ही रूट फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसे यहाँ से अलग करके फिर क्या करेंगे, दूसरी जगह पे इसे ग्रोथ कर दिया जाएगा, इससे न्यू प्लांट बन जाएगा। इसी प्रकार से इन ब्रांचेस को क्या है, कट किया जाता है और ये देखो न्यू प्लांट्स बनाया जाता है। और यही प्रोसीजर इसके अंदर ग्राउंड लेयरिंग की अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेयरिंग में क्या रहता है, जैसे ये प्लांट है, ये कोई प्लांट की यहाँ शाखा, इस प्लांट की शाखा को क्या है, सोइल के अंदर दबा दिया जाता है और फिर यहाँ से निकाल दिया जाता है, यहाँ पे बीच के पोर्शन में मिट्टी डाल दी जाती है। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब रूट फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, जिससे यहाँ पे एक न्यू प्लांट और जनरेट हो जाएगा। तो ये होती है ग्राउंड लेयरिंग, यानी कि ग्राउंड पोर्शन के अंदर लेयरिंग करना। तो ये मेथड यूज़ में लिया जाता है। अब रोपण दूरी की बात करें, यानी कि कितनी कितनी दूरी पर प्लांट्स को लगाना चाहिए, तो 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पे एक प्लांट है तो दूसरा प्लांट लगाएंगे ना, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर रहनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा प्लांट लगाएंगे तो 8 मीटर रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 8-8 मीटर की दूरी पे हम क्या करेंगे, प्लांट्स को सोन करेंगे। और ये जो प्रोसीजर है ये किस मंथ में करना चाहिए, तो जून जुलाई के अंदर रोपण दूरी आपसे पूछी जाती है, तो 8 इंटू 8 मीटर रहती है और जून जुलाई मंथ में की जाती है। कंटाई छंटाई की अगर हम बात करें तो कंटाई छंटाई कब की जाती है, फरवरी मार्च के अंदर। ये भी पूछा जाता है ट्रेनिंग प्रूनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, तो फरवरी मार्च के अंदर। इसमें क्या है, मान लो कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें रोग लग गया है, ठीक है, और जो कि क्या है डिजीज लग चुकी है उसमें, या फिर वो सिकुड़ चुकी है, तो ऐसा अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी टहनी के अंदर दिखाई देती है तो आप उसे क्या करोगे, वहाँ से कट करके उखाड़ के फेंक दोगे उस टहनी को। उसे बोलते हैं कंटाई छंटाई, यानी कि कोई बेकार हो चुकी है, कोई शाखा या फिर खराब हो चुकी है, तो उससे क्या हो, पूरा प्लांट अफेक्टेड न हो, उसे बचाने के लिए हम उस शाखा को निकाल के अलग कर देते हैं, इसे कंटाई छंटाई बोली जाती है। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि प्लांट को भी एक प्रॉपर है ना शेप मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम सिंचाई की बात करें तो ड्रिप विधि का यूज़ किया जाता है, ड्रिप मेथड का। ड्रिप मेथड क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा पाइप होती है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे नोजल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें क्या है टपकुआ मेथड से, यानी कि ड्रिप का मीन होता है कि बूंद बूंद करके पानी जो है इसके अंदर गिरता रहता है, और इससे क्या होता है कि पानी की जो है ना बचत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, पर प्लांट के बिल्कुल पास में लगाया जाता है, ठीक है। ये देखो ये वाला मेथड है, ये यहाँ पे है, तो ये देखो एक प्लांट है ना, यहाँ पे एक पोर्शन से ही गिर रहा है, ये बिल्कुल प्लांट के पास में गिरेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा पानी, जिससे क्या होगा, पानी की भी बचत होगी और इस प्लांट को भी क्या है, पानी मिल पाएगा। ये देखो सभी जगह पे ऐसे ही ये जो पाइप की अरेंजमेंट है ये की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रहती है जिससे आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहारों से, आपको पता होगा अमरूद के अंदर है ना 3 बहारें आती है, यानी कि है ना 3 बहार के नाम सुने होंगे, अम्बे बहार, मृग बहार या फिर हस्त बहार। तो इसमें क्या रहता है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अमरूद की कौन सी बहार जो है ना वो काम में ली जाती है, या फिर कौन सी बहार के फूलों से हम क्या करते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं तो अच्छा माना गया है। तो अगर आपसे बहारों की बात करें तो 3 टाइप की बहार होती है, अम्बे बहार, मृग बहार या फिर हस्त बहार। तो अम्बे बहार की हम बात करें तो इसमें पुष्प कब आते हैं, अम्बे बहार में फरवरी मार्च में आते हैं, मृग बहार में जुलाई अगस्त में आती है, और हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर में आती हैं। इनके फलों की तुड़ाई कब की जाती है, वर्षा के अंदर की जाती है, जून जुलाई के अंदर, यानी कि पुष्पन कब लगेगा, पुष्पन लगेगा फरवरी मार्च के अंदर। और अगर आप इस पुष्पन को रख लेते हैं, यानी कि इन पुष्पन को आप इस ये जो अम्बे बहार है इसके जो फूल हैं उन्हें नहीं गिराते हैं, तो आपको क्या होगा कि जो फ्रूट प्रोडक्शन होगा ना वो आपको जून जुलाई के अंदर मिलेगा, जून जुलाई में आप इसके फलों को तोड़ सकते हो। और मृग बहार में जुलाई अगस्त के अंदर आपकी जो है पुष्पन आ जाएंगे, पुष्पन का समय होता है, और सर्दी के अंदर नवंबर दिसंबर में आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी। और हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर में फूल लगते हैं, और बसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर आप फलों की तुड़ाई कर सकते हो। तो इसमें क्या रहता है कि जो मृग बहार रहती है ना ये जुलाई अगस्त वाली, इसमें है ना फल बहुत ही मीठे और रसदार होते हैं, इसी वजह से मतलब कि, और ये रोग रहित भी होते हैं, यानी इनमें रोग नहीं लगता। और अम्बे बहार की एक प्रॉब्लम है कि इसमें फल मक्खी का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसी वजह से क्या है मृग बहार को ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, ठीक है।
तो फिर अगर हम खाद और उर्वरक की बात करें कि कितनी खाद अप्लाई करनी चाहिए, कितना जो यूरिया है वो अप्लाई करना चाहिए, तो एक बात याद रखना कि जो आपका यूरिया रहता है ना, यानी कि नाइट्रोजन, उसे हम है ना फर्स्ट टाइम में जब अप्लाई करेंगे ना, ये बाकी जब FYM और SSP और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और ये जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है जिससे आपको क्या है फॉस्फोरस का अप्लाई मिलेगा, तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन इनके साथ है ना, नाइट्रोजन की क्या है हाफ डोज डालेंगे फर्स्ट टाइम में, और इन तीनों की फुल डोज डाल देंगे जितना लिखा हुआ है, लेकिन ओनली नाइट्रोजन की क्या करते हैं हाफ डोज डालते हैं, ठीक है। इन इतनी चीज़ों को मिक्सअप करके हम क्या कर देते हैं डाल देते हैं, और इसकी जो हाफ डोज बचेगी ना, इसको बाद में फ्लावरिंग के टाइम में डाला जाता है। तो ये जो डोजेज हैं ये क्या है अप्लाई की जाती है अलग अलग, और ये याद रखना ये जितनी भी डोज है ना ये केजी के अंदर है, यानी कि किलोग्राम में है। जैसे कि गोबर की खाद है ना, अब ये 10 से 20, तो इसका मतलब है 10 से 20 किलोग्राम, और ये पर प्लांट दी जाती है, यानी कि एक प्लांट के अंदर 10 से 20 केजी दी जाती है, ठीक है। इस टाइप से है ये। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जिंक और बोरोन की कमी से पत्तियों का आकार क्या होता है छोटा रह जाता है और पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो इससे हमें क्या है कि हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या करेंगे कि 0.5% जिंक फॉस्फेट या फिर बोरेक्स जो होता है ना उसका 0.3% का छिड़काव कर देंगे अगस्त या अक्टूबर माह में, जिससे ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट हम बात करें कि जितनी भी बहार है, यानी कि जो क्रॉप रेगुलेशन की हम बात करें कि बहार जो है उनको नियंत्रित करना, मान लो कि हमें पता चल गया कि ये वाली बहार हमें लेनी है, तो उसके अलावा जो 2 बहारें हैं उनको हमें स्किप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके पुष्पन को हमें नहीं चाहिए, यानी हमें उससे फ्रूटिंग नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि मृग बहार के फल मीठे और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, तो हमें ओनली मृग बहार लेनी है, अम्बे और हस्त नहीं लेनी। तो उसमें हम क्या करेंगे 2 बहारों को नष्ट करने के लिए या तो फूलों को हाथ से ही तोड़ देंगे, यानी कि उन पे हाथ लगाएंगे तो वो क्या होंगे नीचे गिर जाएंगे। और भी एक मेथड है NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, तो इसका क्या है 600 ppm का जो घोल है उसका यूज़ करेंगे, या फिर यूरिया जो है उसका 10% का घोल का जो छिड़काव है ना वो फूलों के ऊपर स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या होंगे फूल जो है वो अपने आप से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। और फिर फूल आने के 1 से 1.5 मंथ पहले क्या है पानी देना बंद कर दो या तो, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा ये जो स्टेज है ये स्किप हो जाएगी दोनों स्टेज। इस टाइप का जो है आपका फ्लावर रहता है अमरूद का, और इस टाइप से देखो फ्रूटिंग होती है, ठीक है, फ्लावर्स के बाद। संधाई या क्रंतन की बात करें, ट्रेनिंग या फिर प्रूनिंग की, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो कौन कौन से मेथड, केंद्रीय प्रवाह विधि यानी कि मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है वो क्या है यूज़ में लिया जाता है, और पौधे को 75 सेंटीमीटर तक पहले तो सीधा बढ़ने देते हैं। जैसे ये सीधा बढ़ेगा 75 सेंटीमीटर तक, उसके बाद में क्या करेंगे 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल में 3 से 4 शाखाओं को चुन लेते हैं और कट करते हैं, ठीक है। ये देखो इस टाइप का होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, इस टाइप से क्या है ट्रेनिंग इनके अंदर की जाती है प्लांट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है इसके कौन कौन से रोग हैं और कौन से कीट व्याधियां हैं। तो इसके अंदर क्या है कीट फल मक्खी लगती है इसके अंदर, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था अम्बे बहार में, छाल भक्षक कीट है, और जो मलानी रोग बिंदु है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है इनसे क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार पढ़ लेना इसीलिए इसे मेंशन कर दिया। और हार्वेस्टिंग या फिर ईल्ड की बात करें तो फलों का रंग जो है ना वो हरे से थोड़ा पीला पड़ने लगे ना तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए, ठीक है। और फल कितने मिलते हैं 40 से 50 केजी फल प्राप्त होते हैं एक पेड़ से, अगर वो अच्छी तरह से ग्रोथ किया हुआ हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है मैंने आपको स्टोरेज भी बता दी, इस टाइप से इनकी तुड़ाई करनी चाहिए, और ये तुड़ाई के टाइम नीचे नहीं गिरनी चाहिए बिकॉज उससे क्या है ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना, और मैं आपको रेगुलर क्लासेस देती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।